चलिए, हेलो स्टूडेंट्स। अपने बीच में बात कहाँ तक हो गई थी? कार्नोट साइकिल की बात स्टार्ट होनी थी। मैंने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में आपको डिफरेंट प्रोसेस बता दिया था, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है वो भी बता दिया था और उसके एग्जाम्पल पे भी बात कर लिए थे। आज अपन हीट इंजन की बात करेंगे। तो हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, कार्नोट साइकिल, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इस पार्ट के एग्जाम्पल पे बात करेंगे। मेडिकल में इस वाले पार्ट पे जनरली एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। हीट इंजन पर, रेफ्रिजरेटर पर, कार्नोट साइकिल पर जनरली मेडिकल में इधर एक क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो अपन इधर बात करेंगे आज। ध्यान दें, सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे? हीट इंजन की बात करेंगे, ठीक है। ध्यान देंगे, हीट इंजन में क्या होता है। ये लेट सपोज कि हमने एक सोर्स बनाया है। सोर्स हॉट रिजर्वर है T1 केल्विन पर, और लेट सपोज ये हमने एक सिंक बनाया है। ये सिंक है T2 केल्विन पर। ये हॉट रिजर्वर भी कह सकते हैं हम इसको हम कोल्ड रिजर्वर भी कह सकते हैं। ये हॉट रिजर्वर है, ये कोल्ड रिजर्वर है, और ये पिस्टन है। ये पिस्टन लगा हुआ है। हमने कहा हीट इंजन में क्या होता है कि सोर्स से हीट लेता है कोई Q1, उसका कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट कर देता है और कुछ पार्ट जो है वो सिंक को दे देता है। तो कहता है हीट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है? हाउ मच पार्ट ऑफ हीट टेकन फ्रॉम सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। सोर्स से ली हुई हीट का कितना हिस्सा, सोर्स से ली हुई हीट का कितना हिस्सा वर्क में कन्वर्ट कर पाता है, उसी को क्या कहते हैं? एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो पहली बात तो ये समझें कि Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W। सोर्स से हीट लिया Q1, कन्वर्ट कर दिया किसमें? कुछ वर्क में, और बाकी किसको दे दिया? सिंक को दे दिया, ठीक है। तो यहां जो वर्क है वो कितना है? एक तरीके से Q1 माइनस Q2। और एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या होती है बोलो? वर्क डन बाय Q1। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, सोर्स से लिए गए हीट का कितना हिस्सा वर्क में कन्वर्ट कर पाता है, इसे कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ठीक है। सोर्स से लिए हुए हीट का कितना हिस्सा वर्क में कन्वर्ट कर पाता है, उसे ही कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो हम इसे और क्या लिख सकते हैं? वर्क को Q1 माइनस Q2 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया बोलो? 1 माइनस Q2 बाय Q1। एक चीज और यहां पर ध्यान देने की है कि Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू T2 बाय T1, क्योंकि जो सिंक है वो वर्क कर रहा है T2 केल्विन पर, और जो सोर्स है वो T1 केल्विन पर वर्क कर रहा है। तो हीट इसके प्रोपोर्शनल है, तो Q1 प्रोपोर्शनल टू द T1 और Q2 प्रोपोर्शनल टू T2। जो सोर्स है वो T1 टेम्परेचर पर वर्क कर रहा है, जो सिंक है वो T2 टेम्परेचर पर वर्क कर रहा है। तो Q2 बाय Q1 को हम लिख सकते हैं T2 बाय T1। तो यहां से जो एफिशिएंसी होती है वो हो जाती है 1 माइनस T2 बाय T1, और यदि इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परसेंटेज हो जाएगी। क्या होती है हीट इंजन की एफिशिएंसी? सोर्स से लिए हुए हीट का कितना पार्ट वर्क में कन्वर्ट कर पाता है, इसे कहते हैं। जो हीट इंजन है इसका नेट मैकेनिकल आउटपुट होता है। जो हीट इंजन है
उसका नेट मैकेनिकल आउटपुट होता है, ये आपको ध्यान रहे, ठीक है। नेट मैकेनिकल आउटपुट सोर्स से हीट लेता है और वर्क में कन्वर्ट करता है, तो इसका नेट मैकेनिकल वर्क आउटपुट में है, ठीक है, ओके। तो ये है हीट इंजन और उसकी एफिशिएंसी क्या है, लिए हुए हीट का कितना पार्ट वर्क में कन्वर्ट कर पाता है, उसे कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ठीक है। रेफ्रिजरेटर समझते हैं एक बार जरा कि रेफ्रिजरेटर क्या है। ध्यान देंगे जरा, रेफ्रिजरेटर अभी अपन बात कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर की, ठीक है। क्या होता है जरा रेफ्रिजरेटर में ये समझना, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, आपको पता है कि रेफ्रिजरेटर का अंदर का जो टेम्परेचर है वो आउटर टेम्परेचर मतलब एटमॉस्फेयर से कम होता है। ये सिंक है T2 केल्विन का और ये सोर्स है, या यूं कह लो इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसको मैं कह रहा हूं अंदर ये कोल्ड रिजर्वर है, अंदर ये कोल्ड रिजर्वर है और ये हॉट रिजर्वर है। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है आप बात समझें, रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर ऑलरेडी कम है और उस कम टेम्परेचर से भी उस क्या करता है, हीट निकालता है और बाहर ट्रांसफर करता है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, अंदर जो है वो टेम्परेचर को कम करता है, तो अंदर टेम्परेचर ऑलरेडी कम है तो उससे हीट लेता है और उसको बाहर निकालता है। तो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर हीट का ट्रांसफर अपने आप पॉसिबल नहीं है। रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर लो है और जो बाहर रेफ्रिजरेटर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो लो टेम्परेचर है और जो बाहर है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे अपने आप हीट का ट्रांसफॉर्मेशन संभव नहीं है, तो उस पर वर्क करना पड़ेगा। क्या करता है रेफ्रिजरेटर, जरा उस बात को आप समझेंगे कि रेफ्रिजरेटर क्या करता है, बात समझेंगे आप। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, सिंक से हीट लेता है, ये रहा सिंक से हीट ले रहा है Q2, सिंक से हीट लेता है, उस पर वर्क करता है और उसको सोर्स को ट्रांसफर करता है। सिंक से हीट लेता है, उस पर वर्क करता है। वर्क की जरूरत क्यों है, क्योंकि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर हीट का ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप संभव नहीं है, ठीक है। तो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर जब भी हीट ट्रांसफर होगा तो हमें उस पर वर्क करना पड़ेगा, हमें उस पर क्या करना पड़ेगा, वर्क। तो हीट लेता है, उस पर वर्क करता है और उसको सोर्स को ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो करता क्या है, Q2 प्लस W इज इक्वल टू Q1। यहां नेट मैकेनिकल वर्क इनपुट में है, नेट इनपुट मैकेनिकल वर्क है, यह बात भी ध्यान देने की है कि यहां पर मैकेनिकल वर्क इनपुट में जा रहा है और तब जाकर के सोर्स से ये हीट निकलता है। और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस तो कहता है पर साइकिल कितनी हीट निकाल पाता है अपॉन वर्क डन। भाई आखिर क्या है, रेफ्रिजरेटर का काम ही क्या है, कोल्ड रिजर्वर से हीट निकालना, तो पर साइकिल कितनी हीट निकाल पाता है अपॉन पर साइकिल क्या मैकेनिकल वर्क इनपुट में है, उसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, रेफ्रिजरेटर का काम है सिंक से हीट को लेना, रेफ्रिजरेटर का काम है सिंक से हीट लेता है, ठीक है,
उस पर वर्क करता है और उसको सोर्स पर ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो सिंक से पर साइकिल कितनी हीट निकाल पाता है अपॉन पर साइकिल कितनी वर्क इनपुट है, उसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो गया बोलो, Q2 अपॉन वर्क कितना हुआ है बोलो, Q1 माइनस Q2। तो बीटा क्या हो गया बोलो, Q2 बाय Q1 अपॉन 1 माइनस Q2 बाय Q1। अच्छा, यदि कोई नीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस Q2 बाय Q1, लेकिन ये कहता है यदि एक हीट इंजन भी इन्हीं दोनों टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में काम कर रहा हो, यदि एक हीट इंजन इन्हीं दोनों टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में काम कर रहा हो, तो व्हाट इज द नीटा, नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाय Q1। तो नीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, या Q2 बाय Q1 को और क्या लिख सकते हैं बोलो, Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस नीटा। तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस नीटा बाय नीटा। Q2 बाय Q1 को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस नीटा और अपॉन नीटा। तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बोलो 1 बाय नीटा माइनस 1। ये भी कह सकते हैं हम Q2 बाय Q1 को हमने क्या लिख दिया, Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस नीटा। ठीक है, तो ये बीटा और नीटा में रिलेशन है, लेकिन कब, व्हेन बोथ मतलब रेफ्रिजरेटर, व्हेन रेफ्रिजरेटर एंड हीट इंजन वर्क ऑन सेम टेम्परेचर डिफरेंस, वर्क ऑन सेम टेम्परेचर डिफरेंस। जब रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन सेम टेम्परेचर डिफरेंस के बीच वर्क करते हो, तो बीटा और नीटा के बीच में ये रिलेशन है, बीटा इज इक्वल टू 1 बाय नीटा माइनस का 1। ठीक है, अच्छा एक चीज हम और यहां पर गौर कर सकते हैं, जरा ध्यान देना। मैं ये जरूर यहां भी कह सकता हूं कि T1 बाय T2 इज इक्वल टू Q1 बाय Q2, क्योंकि सिंक जो है उससे Q2 हीट निकली है और किस टेम्परेचर पर निकली है, T2 टेम्परेचर पर निकली है। ठीक है, और सोर्स को कितनी हीट गई है, Q1 हीट गई है, किस टेम्परेचर पर गई है, T है। तो क्या हो जाएगा बोलो, T1 बाय T2 इज इक्वल टू Q1 बाय Q2 कह सकते हैं हम। तो हम यहां पे कह सकते हैं T1 बाय T2 इज Q2 प्लस W बाय Q2। हाँ, ये भी फॉलो होगा, इसके फॉलो होने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि सिंक जो है उससे Q2 हीट निकली है और किस टेम्परेचर पर निकली है, T2 टेम्परेचर पर। तो Q1 जो है वो T1 पर है, तो T1 बाय T2 इज Q1 बाय Q2। तो ये भी हम रेफ्रिजरेटर के केस में कह सकते हैं। ठीक है, तो हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर पर हम लोग अभी न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन पहले मैं कार्नोट इंजन और सिखा रहा हूं। पहला मैंने बताया था हीट इंजन, दूसरा मैंने बताया रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या है, वो कोल्ड रिजर्वर से हीट लेता है, उस पर वर्क करता है और हॉट रिजर्वर को मतलब बाहर ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो हमने किस किस की बात की, हीट इंजन की बात की, रेफ्रिजरेटर की बात की, और अब हम किसकी बात करेंगे, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर। अब हम कार्नोट इंजन की बात करेंगे। ध्यान देंगे जरा, कार्नोट इंजन। हम बात करेंगे अभी कार्नोट इंजन की। ठीक है, बात समझे। कार्नोट इंजन में सबसे पहले मैं ए पार्ट पे कर रहा हूं, कार्नोट इंजन हैज 4 पार्ट्स। कार्नोट इंजन हैज 4 पार्ट्स। सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूं, बात समझना। कार्नोट इंजन के 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट कार्नोट इंजन का क्या होता है, सोर्स।
सबसे पहला पार्ट होता है कार्नोट इंजन का सोर्स। तो ये रहा सोर्स। सोर्स जो है ये देखो सोर्स बना दिया हमने, ऊपर कंडक्टिंग है, बाकी हिस्सा मैंने इंसुलेटिंग कर दिया है। ये ऊपर वाला पार्ट कंडक्टिंग रखा है मैंने, ताकि इसके ऊपर जब हम किसी चीज को रखेंगे तो ये हीट देगा। ऊपर वाला पार्ट हमने कंडक्टिंग रखा है, इसके ऊपर जब हम कोई चीज रखेंगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट जो है वो हीट देगा। ठीक है, अच्छा आप बात समझे, ये हो गया सोर्स। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट बात पर ध्यान देंगे जरा आप। ये हो गया सोर्स, हाई टेम्परेचर का ऑब्जेक्ट है, इसकी हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट है। मैं कह रहा हूं इसकी हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट है, इसका मतलब इससे कितनी भी हीट क्यों ना ली जाए, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। सोर्स की हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट है, मतलब इससे कितनी भी हीट क्यों ना ली जाए, इसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट बना रहता है। मतलब यहां पे यदि किसी बॉडी को रखेंगे तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन शो करेगा, क्योंकि जिसको भी इसके ऊपर रखेंगे तो ये कितना भी हीट क्यों ना दे, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा, तो उसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन शो होगा। तो सोर्स पर रखने के बाद आइसोथर्मल एक्सपेंशन शो होगा, ये बात दिखती है। दूसरा जो है वो है सिंक। सिंक जो है वो लो टेम्परेचर का ऑब्जेक्ट है। जो सिंक है वो लो टेम्परेचर का ऑब्जेक्ट है। हमने ये सिंक बना दिया है T2 केल्विन पर, और ये वाला पार्ट कंडक्टिंग रखा है, और इसकी भी हीट कैपेसिटी हमने इनफाइनाइट ली है। इसका मतलब ये कितना भी हीट क्यों ना ले, क्योंकि ये लो टेम्परेचर का ऑब्जेक्ट है, ये हीट लेगा, तो ये कितना भी हीट क्यों ना ले, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है। और इस पर जो हम किसी चीज को रखेंगे तो आइसोथर्मल कंप्रेशन से होगा। क्यों? क्योंकि ये कितना ही हीट क्यों ना ले, इसका टेम्परेचर कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। तो जब हम सिंक पर कोई चीज रखेंगे तो आइसोथर्मल कंप्रेशन शो होगा। ठीक है, थर्ड आ गया, थर्ड आ गया वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस के रूप में हम एक पिस्टन और उसके अंदर आइडियल गैस ले लेते हैं। इसका नीचे वाला हिस्सा जो है वो कंडक्टिंग है, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो कंडक्टिंग है। ठीक है, और इसको हमने ये ले लिया पिस्टन, और इसके अंदर हमने आइडियल गैस फिल कर दी है। इसके अंदर हमने आइडियल गैस फिल कर दिया है। ठीक है, ये हमने भर दिया है इसके अंदर आइडियल गैस। तो इसके अंदर ये आइडियल गैस हमने फिल कर दिया है। ठीक है, और इसी को हम किसी के ऊपर रखेंगे। ये वाला पार्ट इसका कंडक्टिंग है, जैसे इसको उठा के हमने सोर्स पर रख दिया आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, इस पर सिंक पर रख दिया आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। और एक है फोर्थ इंसुलेटर स्टैंड, एक फोर्थ है इंसुलेटर स्टैंड। ठीक है, इंसुलेटर स्टैंड हमने लिया है। इंसुलेटर स्टैंड पर हम जब रखेंगे तो ना ये हीट देगा, क्योंकि ये इंसुलेटर है, ना ये हीट देगा और ना ये हीट लेगा। तो इसके ऊपर जब हम रखेंगे तो एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, क्योंकि इंसुलेटर है ये, इसके ऊपर जब हम इसको रख देंगे तो ना ये हीट लेगा इंसुलेटर इससे, और ना ये हीट देगा, तो इसके ऊपर रखने के बाद एडियाबैटिक होगा। तो कार्नोट इंजन के 4 पार्ट होते हैं। कार्नोट इंजन हैज 4 पार्ट्स, सोर्स, सिंक, वर्किंग सब्सटेंस और इंसुलेटर स्टैंड। कार्नोट इंजन एक आइडियल इंजन है, वर्किंग सब्सटेंस के रूप में आइडियल गैस काम में लिया गया है। कार्नोट इंजन एक 4 स्ट्रोक इंजन है, इसका मतलब 4 प्रोसेस से गुजर करके जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो अपनी इनिशियल स्टेज को अटेंड कर लेता है। तो कार्नोट साइकिल क्या है, जरा बी पार्ट पर हम ध्यान देते हैं। हम बी पार्ट पे पहले देख रहे हैं हम कार्नोट साइकिल। बी पार्ट में हम सबसे पहले क्या बना रहे हैं, बोलो, कार्नोट साइकिल बना रहे हैं। ठीक है, तो बी पार्ट पर आप बात समझेंगे कार्नोट साइकिल। सबसे पहला क्या होता है कार्नोट साइकिल में, स्मॉल ए लिखता हूं, सबसे पहले 3 नंबर को 1 नंबर के ऊपर रख देते हैं। सबसे पहले वर्किंग सब्सटेंस को सोर्स के ऊपर रख देते हैं। ठीक है,
वर्किंग सब्सटेंस को किसके ऊपर रख देते हैं, सोर्स के ऊपर रख देते हैं, 3 नंबर को 1 नंबर के ऊपर रख देते हैं हम, ठीक है। वर्किंग सब्सटेंस को सोर्स के ऊपर क्या होता है बोलो, यहां आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। अच्छा होता क्या है, P1 V1 T1 से चला जाता है ये P2 V2 T1 तक, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जब हम वर्किंग सब्सटेंस को सोर्स के ऊपर रख देंगे तो ये सोर्स से हीट लेगा, सोर्स से इतना हीट लेगा, सोर्स से ये क्या करेगा, हीट लेगा, और सोर्स से जब हीट लेगा तो क्या होगा बोलो, ये एक्सपेंड होगा, ये वाला एक्सपेंड होगा और आइसोथर्मल एक्सपेंशन शो होगा। तो P1 V1 T1 से चला गया ये P2 V2 T1, ठीक है। बी नंबर, ये इससे हीट लेके आया है। अब हम 3 नंबर को इंसुलेटर स्टैंड पर रख देते हैं, हीट लेके आया है ये और एक्सपेंड होने देते हैं। तो ये है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। क्या होता है यहां, P2 V2 T1 से कन्वर्ट हो जाता है P3 V3 T2 तक। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में सब कुछ बदलता है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों ही बदलते हैं। तो अब हमने वर्किंग सब्सटेंस को किसके ऊपर रख दिया है, वर्किंग सब्सटेंस को हमने रख दिया ला करके इंसुलेटर स्टैंड पर, ठीक है। तो वर्किंग सब्सटेंस को जब हम इंसुलेटर स्टैंड पे ला के रख देंगे तो ये होगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन के केस में क्या होगा बोलो, P2 V2 T1, P2 V2 T1 से हो जाएगा, क्योंकि ये हीट लेके आया था तो अब इसको एक्सपेंड होने के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा सी बात, अब थर्ड नंबर को यहां से हटा के, थर्ड नंबर को हटा के हम लोग सेकंड पे रख देते हैं। अब क्या होगा बोलो, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। अब क्या होगा बोलो, P3 V3 T2 से P4 V4 T2, क्यों, क्योंकि ये एक्सपेंड होके आया है और हमने सिंक के ऊपर रख दिया, तो सिंक कितना भी हीट क्यों ना ले इसका टेम्परेचर नहीं बदलेगा, तो अब आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा यहां से यहां तक। और डी पार्ट, अब हम थर्ड नंबर को उठा के फिर से फोर्थ पर रख देते हैं और अचानक से इसको हम कंप्रेस करते हैं, एडियाबैटिक कंप्रेशन शो होता है, एडियाबैटिक कंप्रेशन शो होता है। और ये P4 V4 T2 से P1 V1 T1 को अटेंड कर लेता है। तो 4 प्रोसेस से गुजर के इनिशियल स्टेज को अटेंड कर लेता है। ये काम कैसे होता है, इस बात को आप यहां पे देखेंगे कि ये काम होता कैसे है। बात समझो, ये मैं कार्नोट साइकिल बना रहा हूं बी नंबर में, बी नंबर में मैं कार्नोट साइकिल बना रहा हूं। बात समझना क्या है कार्नोट साइकिल में, कार्नोट साइकिल में क्या होता है बात समझेंगे आप। कार्नोट साइकिल में क्या होता है, ये रहा P प्रेशर, ये रहा V वॉल्यूम, और 3 से बदल जाता है 1 में, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। बात समझना, ये हुआ P1 V1 T1 से चेंज होता है ये कहां, P2 V2 T1 तक, और ये है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फिर होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन P3 V3 T2 तक, एडियाबैटिक। आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन ये आया यहां पे, आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, ये कहां आया बोलो, P4 V4 T2 तक। और फिर होता है एडियाबैटिक, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां। फिर क्या होता है बोलो, एडियाबैटिक। अब ये वाला कर्व अलग है, ध्यान देना, ये वाला दोनों कर्व जो है वो मैं इस तरह से ले लेता हूं एक बार, ये वाला मैं आइसोथर्मल कर्व ले लेता हूं एक बार, ठीक है। ये आइसोथर्मल कर्व है T1 टेम्परेचर पर, और ये वाला आइसोथर्मल कर्व है T2 टेम्परेचर पर, ठीक है। अब इसको हमें मिलाने में थोड़ी आसानी रहेगी,
ये वाला T2 टेम्परेचर पर आइसोथर्मल कर्व है और ये वाला T1 टेम्परेचर पर आइसोथर्मल कर्व है। तो ये वाला और ये वाला, ठीक है, और ये हमने इसको मिला रखा है, तो ये है आइसोथर्मल कर्व और ये है आइसोथर्मल कर्व। तो होता क्या है, P1 V1 T1 से T2 T1, ये वाला है क्या, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है। ये वाला एडियाबैटिक कर्व है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, और ये क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। लेकिन 4 प्रोसेस से गुजर के, 1 प्रोसेस, 2 प्रोसेस, 3 प्रोसेस और ये 4 प्रोसेस, 4 प्रोसेस से गुजर करके ये अपनी इनिशियल स्टेज को अटेंड कर लेता है। 4 प्रोसेस से गुजर करके अपनी इनिशियल स्टेज को अटेंड कर लेता है। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल, सी, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। आपको पता है कि एफिशिएंसी कैसे निकलती है, चारों प्रोसेस की अलग अलग स्टडी होगी, प्रोसेस ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, चारों प्रोसेस की अलग अलग स्टडी होगी, लेकिन एफिशिएंसी का फॉर्मूला वही रहेगा, वर्क डन बाय क्यू पॉजिटिव। आपको पता है कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, कार्नोट साइकिल जो है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन क्या होगा, चारों की अलग अलग स्टडी होगी और वर्क डन वही होगा, क्या, W बाई क्यू पॉजिटिव। हमने ऐसा एक प्रूफ किया है, इसलिए हमें इसके प्रूफ पर जाने की जरूरत नहीं है। बाकी हम चाहें तो चारों की अलग अलग स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्क डन बाय क्यू पॉजिटिव, तो वर्क डन यहां पर क्या हो जाएगा, बोलो, वर्क डन हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बाय Q1, एफिशिएंसी हो जाएगा 1 माइनस Q2 बाय Q1, और Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू T2 बाय T1। Q2 बाय Q1 तो क्या हो जाएगा, बोलो, अभी कार्नोट, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल चल रहा है ये, तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल क्या हो जाएगा, जरा बात समझे। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, एफिशिएंसी हो जाएगी 1 माइनस Q2 बाय Q1 इज 1 माइनस T2 बाय T1, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। और एक बात ये हुई, Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू T2 बाय T1। हम चाहें तो चारों की अलग अलग स्टडी कर सकते हैं, लेकिन हमने एक साइक्लिक प्रोसेस की स्टडी की हुई है, तो उसको ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। तो नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1 और Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू T2 बाय T1 हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें मैं डी पार्ट पे जाता हूं, मैं कार्नोट थ्योरम पे जाता हूं, कार्नोट थ्योरम की तरफ जा रहा हूं मैं। बात समझना, कार्नोट थ्योरम डी, पहला कार्नोट थ्योरम क्या कहता है, ए में कार्नोट थ्योरम का ए पार्ट क्या हुआ कि एफिशिएंसी होती है 1 माइनस T2 बाय T1। एफिशिएंसी 100% कब होगी, जब T1 इनफाइनाइट हो या T2 बराबर 0 केल्विन हो। इसका मतलब या तो सोर्स का टेम्परेचर इनफाइनाइट हो या सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन हो। सोर्स का टेम्परेचर या तो इनफाइनाइट केल्विन हो या सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन हो, तो ऐसे में एफिशिएंसी 100% होगी, ठीक है। तो दोनों पॉसिबल नहीं है, सोर्स का टेम्परेचर इनफाइनाइट केल्विन पॉसिबल नहीं है और सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एक कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। ए कार्नोट इंजन, ए आइडियल इंजन हैज नेवर एन एफिशिएंसी ऑफ 100% because it is only possible when source has a temperature of infinite Kelvin and sink has a temperature of 0 Kelvin। ना तो इनफाइनाइट केल्विन पॉसिबल है और ना ही 0 केल्विन पॉसिबल है, इसलिए ये होगा। तो हो गया कार्नोट थ्योरम ए, ठीक है। कार्नोट थ्योरम के बी पार्ट पर जरा ध्यान दें, कार्नोट थ्योरम के हम लोग बी पार्ट पर ध्यान देते हैं। मैं कह रहा हूं एनी इंजन विच वर्क बिटवीन सेम टेम्परेचर डिफरेंस हैज लेस एफिशिएंसी देन कार्नोट इंजन। कोई भी प्रैक्टिकल इंजन जो सेम टेम्परेचर डिफरेंस मतलब T1 और T2 के बीच में काम करता है, उसकी एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी से कम होती है, क्योंकि कार्नोट इंजन एक आइडियल इंजन है। मान लो T1 और T2 टेम्परेचर गिवन है और कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 80% है, तो कोई दूसरा इंजन जो प्रैक्टिकल इंजन है
वो भी यदि उसी टेम्परेचर डिफरेंस के बीच काम कर रहा हो तो दैट हैज लेस एफिशिएंसी देन कार्नोट इंजन। ठीक है, तो बी पार्ट हुआ एनी इंजन विच इज वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर डिफरेंस हैव लेस एफिशिएंसी देन कार्नोट इंजन। और कार्नोट थ्योरम का जो सी पार्ट है, टू इंप्रूव द एफिशिएंसी it is better to decrease the to improve the efficiency। क्या कह रहा हूं मैं, बात समझना। to improve the efficiency को बढ़ाने के लिए it is better to decrease the temperature of sink rather than increase the temperature of source। द टेम्परेचर ऑफ सोर्स कहता है ये वाला बेहतर है। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सिंक के टेम्परेचर को घटाना ज्यादा अच्छा है रेदर देन टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सोर्स। तो हमें ये बात समझनी होगी कि ये बात क्या है। बात समझेंगे इसमें। बात समझोगे एक बार क्या कह रहा हूं मैं। कह रहा है टू इंप्रूव द एफिशिएंसी, क्या अच्छा है, सिंक के टेम्परेचर को घटाना अच्छा है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5। ठीक है, मैंने T2 को लिया है 3 और T1 को लिया है 5 केल्विन। मैंने एक एग्जांपल सेट किया है, बहुत इजी एग्जांपल सेट किया है। मैं 30-50 भी ले सकता हूं, मैं 30 और 50 भी ले सकता हूं। आप बोलो तो मैं 30 और 50 ले लेता हूं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो मैं 30-50 ले लेता हूं, 30 केल्विन और 50 केल्विन ले लेता हूं। ठीक है, आप बोलोगे कि 300-500 ले लो, तो 300 केल्विन 500 केल्विन ले लेता हूं, उससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अभी एफिशिएंसी क्या है, मतलब T2 लिया है मैंने 300 केल्विन और T1 लिया है मैंने 500 केल्विन। तो अभी जो एफिशिएंसी है वो क्या है, 200/500, ये 40% एफिशिएंसी है। अब मैं कह रहा हूं सिंक के टेम्परेचर को 100 से घटा दो, सिंक के टेम्परेचर को 100 से डिक्रीज कर दो, तो ये हो जाएगा 200/500, 300/500, 60% एफिशिएंसी बढ़ जाएगी व्हेन डिक्रीज बाय 100 केल्विन। फिर मैं कहता हूं नहीं, सोर्स को 100 केल्विन से बढ़ा दो, सोर्स को 100 केल्विन से बढ़ा दो, तो ये हो गया 600। टेम्परेचर डिफरेंस वही है 300 केल्विन, लेकिन इस बार सोर्स के टेम्परेचर को बढ़ा दिया, ये हो गया टोटल 50%। तो देखो एफिशिएंसी दोनों में बढ़ती है। कहता है जो सिंक है, सिंक का टेम्परेचर 100 केल्विन से घटा दिया, सिंक का टेम्परेचर 100 केल्विन से घटा दिया, एफिशिएंसी तो बढ़ी है 20% से, और सोर्स का टेम्परेचर 100 केल्विन से बढ़ा दिया, एफिशिएंसी बढ़ी है 10% से। तो ज्यादा बेहतर क्या है, कहता है व्हाट इज मोर बेटर, तो सिंक के टेम्परेचर को घटाना ज्यादा अच्छा है, सिंक के टेम्परेचर को 100 केल्विन से घटाना ज्यादा बेहतर है रेदर देन सोर्स के टेम्परेचर को 100 केल्विन से बढ़ाने से। ठीक है, तो इट इज मोर बेटर। कहता है कि यदि आप कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी या किसी भी इंजन की यदि आप एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं, किसी भी इंजन की यदि आप एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं, चाहे कोई भी इंजन हो, तो किसी भी इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आपको क्या करनी होगी, सिंक के टेम्परेचर को घटाना ज्यादा अच्छा है रेदर देन सोर्स के टेम्परेचर को बढ़ाने के। कहता है कि 1 नीटा बराबर 1 माइनस T2/T1, 1 माइनस T2/T1। T2 को घटा के भी बढ़ाया जा सकता है और T1 को बढ़ा के भी बढ़ाया जा सकता है। इसको डिक्रीज करके और इसको बढ़ा के, दोनों सिचुएशन में एफिशिएंसी जो है वो बढ़ाई जा सकती है, लेकिन T2 को डिक्रीज करना ज्यादा बेहतर है, T2 को डिक्रीज करना ज्यादा बेहतर है, ये बात अगला कहना चाहता है। ठीक है, ये बात समझ गए आप। ओके, तो ये 3 कार्नोट थ्योरम है। ओके, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखें जरा।
सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जरा एक बार देखेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जरा देखें आप पहले। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बात समझे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। क्या कहता है केल्विन प्लैंक? ये हीट इंजन पर बेस्ड स्टेटमेंट है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो स्टेटमेंट की हम बात करेंगे। एक तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की बात करेंगे और एक क्लॉसियस स्टेटमेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता है जरा बात समझना। यह है सोर्स, यह है सोर्स T1 केल्विन पर, यह है सिंक, यह है सोर्स, यह है सिंक। और केल्विन प्लैंक कहता है कि ऐसा इंजन बनाना संभव नहीं है जो सोर्स से लिए हुए हीट का कंप्लीटली वर्क में ट्रांसफॉर्मेशन कर दे। ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है जो सोर्स से लिए हुए हीट का, जो सोर्स से लिए हुए हीट का कंप्लीटली वर्क में ट्रांसफॉर्मेशन कर दे। क्लियर है बात? मतलब Q1 बराबर W हो जाए, ये बात पॉसिबल नहीं है। Q1 इज इक्वल टू W हो जाए, ये बात पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। Q1 इज इक्वल टू W, नॉट पॉसिबल। ठीक है, मतलब कोई भी इंजन ऐसा संभव नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। क्या कहता है केल्विन प्लैंक? इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक ए इंजन विच कन्वर्ट ऑल द हीट टेकन फ्रॉम सोर्स इनटू वर्क, जो सोर्स से लिए हुए कंप्लीट हीट का वर्क में ट्रांसफॉर्मेशन कर दे। ऐसा मतलब एफिशिएंसी 100% हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो फिर संभव क्या है? संभव यह है कि सोर्स से हीट ले। संभव क्या है? कहता है सोर्स से हीट ले और उसका कुछ हिस्सा वर्क में ट्रांसफर करे। सोर्स से हीट ले, उसका कुछ हिस्सा वर्क में ट्रांसफर करे। इधर ये हीट ले Q2 और कुछ हिस्सा वर्क में ट्रांसफर करे, और कुछ जो है Q1 हीट ले और कुछ जो है वो सिंक को दे दे। तो संभव यह है कि वर्क करे और कुछ क्या करे, सिंक को दे दे। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट हीट इंजन पर बेस्ड है। इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म एन इंजन, it is not possible to form an engine which convert all the heat taken from source into work, जो सोर्स से ली हुई पूरी हीट का वर्क में ट्रांसफॉर्मेशन कर दे। ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है और ये पॉसिबल है। ठीक है, कहता है Q1 बराबर W हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो Q1 किसके बराबर होगा? W प्लस Q2 के बराबर होगा, ये बात संभव है। ठीक है, नेक्स्ट पर आएंगे क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट, समझे बात? क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है? क्लॉसियस स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, ये कहता है कि ये रहा, लेट सपोज सोर्स, ये रहा सिंक, और ये रहा हमारे पास इस पर वर्क। कहता है इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक एन इंजन जो सिंक से ली हुई हीट का डायरेक्ट सोर्स पर ट्रांसफर कर दे विदाउट हेल्प ऑफ वर्क। Q2 बराबर Q1 कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। कहता है इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक एन इंजन विच ट्रांसफर ऑल द हीट टेकन फ्रॉम सिंक टू सोर्स, जो सिंक से हीट को ले और सोर्स को ट्रांसफर कर दे विदाउट हेल्प ऑफ एक्सटर्नल वर्क, बिना उस पर वर्क किए। ऐसा संभव नहीं है इंजन बनाना जो सिंक से हीट ले और उसको सोर्स को ट्रांसफर कर दे।
Q2 इज इक्वल टू Q1 कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर पॉसिबल क्या है? पॉसिबल ये है, सोर्स है T1 केल्विन और ये रहा सिंक, ये रहा सिंक T2 केल्विन, ये रहा सोर्स, ये रहा सिंक, ठीक है। और ये रही सिचुएशन, ये रही सिचुएशन। अब बात समझे पॉसिबल क्या है। ये पॉसिबल है कि सिंक से हीट ले, उस पर वर्क करे और उसके बाद ट्रांसफर करे। Q2 प्लस वर्क, Q2 पर वर्क करे और तब ट्रांसफर करे, ये बात पॉसिबल है। वैसे भी बात समझें कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर हीट का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है विदाउट हेल्प ऑफ वर्क। ये लो टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर हीट का ट्रांसफॉर्मेशन संभव ही नहीं है विदाउट हेल्प ऑफ एक्सटर्नल वर्क। तो जो क्लॉसियस का स्टेटमेंट है, इट इज बेस्ड ऑन रेफ्रिजरेटर। ये रेफ्रिजरेटर पर बेस्ड है कि ऐसा इंजन बनाना संभव नहीं है जो सिंक से हीट ले और बिना एक्सटर्नल वर्क की हेल्प के उसको सोर्स को ट्रांसफर कर दे। इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये हो गया क्लॉसियस स्टेटमेंट। अब हम इस पर एग्जांपल करते हैं। हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, कार्नोट साइकिल, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इस पे अपन एग्जांपल पे बजाते हैं, ठीक है। जरा एग्जांपल देखेंगे आप। ध्यान दें, साइक्लिक प्रोसेस कंटेन्स 4 स्टेप। एक एग्जांपल बता रहा हूं। A cyclic process contains 4 steps. A cyclic process contains 4 steps: A, B, B, C, C, D. A, B, B, C, C, D and D. एक साइक्लिक प्रोसेस में 4 स्टेप हैं। हीट इन्वॉल्व इन डिफरेंट प्रोसेस, हीट इन्वॉल्व in different process is given by, different process में जो heat involve है वो given है। QAB प्लस का 200 जूल, QBC given है -300 जूल और QCA ये given है +500 जूल। देख लेते हैं ABBCCD और QDA गिवन है 0 जूल। हीट इन्वॉल्व इन डिफरेंट प्रोसेस इज गिवन बाय QAB 200 जूल, QBC -300 जूल, QCD +300 जूल। ये हीट निकाला है अलग अलग प्रोसेस में, 1, 2, 3 और 4। ये अलग अलग प्रोसेस में इसने क्या निकाला है? हीट निकाला है। एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस, एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस इज, प्रोसेस की एफिशिएंसी क्या होगी ये बताना है सॉल्यूशन में। एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस इज ये बताना है, ठीक है। अच्छा देखो, एक साइक्लिक प्रोसेस में चारों में हीट निकाल लिया है, चारों में। तो तुम्हें पता है ना, सबसे पहले क्या निकालो? Q पॉजिटिव निकालो साइक्लिक प्रोसेस का। ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है। 300 + 500 800 जूल। और क्या निकालो? Q नेगेटिव निकालो 300 जूल। वर्क डन क्या होता है बोलो? Q2 - Q1। ये क्या हो गया एक तरीके से? Q1। ये क्या हो गया? Q1 - Q2। तो वर्क क्या हो जाएगा? 500 जूल। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी बोलो? वर्क डन बाय Q पॉजिटिव 500/800। तो ये हो गया 5/8 और परसेंटेज में यदि जाएगा तो 500/8 125/2 62.5%, 62.5% हो जाएगा ये, ठीक है। समझ गए आप? नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जरा ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट,
ये आप देख लें, तब तक मैं अगला एग्जाम्पल लिख रहा हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ए कार्नोट इंजन टेक्स 1000 किलो कैलोरी। एक कार्नोट इंजन takes 1000 kilocalorie of heat from a reservoir at 827 degrees C and exhaust to sink A Carnot engine takes 1000 kilocalorie of heat from a reservoir at this and exhaust to sink at 27 degrees C. Exhaust to sink at 27 degrees C. How much work does it perform? How much work does it perform? How much work does it perform? Or what is efficiency of engine? What is efficiency of engine? इंजन की एफिशिएंसी कितनी होगी ये बतानी है, ठीक है। बात समझें। ध्यान दोगे जरा आंसर पर, सॉल्यूशन पर ध्यान दो जरा। कह रहा है कार्नोट इंजन टेक्स 1000 किलो कैलोरी। टेक्स Q1 हो गया 1000 किलो कैलोरी, ठीक है। एट टेम्परेचर 827 डिग्री C प्लस 273, ये हो जाएगा 1100 केल्विन। और सिंक का हो जाएगा 27 डिग्री C प्लस 273, 300 केल्विन, ठीक है। तो क्या होगा बोलो पहले। Q1 by Q2 is equal to T1 by T2. 1000 किलो कैलोरी by Q2 is equal to T1 1100 by 300। 0 0 ये गया, ये Q2 हो गया 3000 by 1100 किलो कैलोरी। तो जो वर्क डन हो गया वो हो गया Q1 माइनस Q2। वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन बोलो। Q1 माइनस Q2 1000 माइनस 3000 बाय 11, तो ये हो जाएगा 8000 बाय 11 किलो कैलोरी। तो क्या क्वेश्चन क्या है, कहता है कि कितना वर्क होगा, तो इतना वर्क होगा। व्हाट इज द एफिशिएंसी वर्क बाय Q1, तो 8 बाय 11, 8 बाय 11 और परसेंटेज में क्या होगा 800 बाय 11%, इतना वर्क होगा। एक और एग्जाम्पल करते हैं, बेसिक से स्टार्ट किया है। सोनम कुमारी पूछ रही है Q पॉजिटिव 800 कैसे हुआ। तो पिछले क्वेश्चन में बेटा क्या था कि दो जगह हीट जो था वो पॉजिटिव था, मतलब दो जगह प्रोसेस में हीट दिया हुआ था, ठीक है। दो जगह आप वहां पे गौर करो, एक तो शायद QAB था 200 और एक QCD था, मतलब दो जगह हीट पॉजिटिव था और एक जगह जो हीट था वो नेगेटिव था। तो उसमें टोटल पॉजिटिव हीट मतलब सोर्स से लिया हुआ हीट 800 था और Q नेगेटिव 300 था, तो वर्क डन जो था वो 500 था। वहां पे आप गौर करोगे एक बार। हाँ, QAB था 200 और QCD नहीं, QAB BC या CD जो भी था एक था 600। QAB ये था और एक उसमें से 600 था, तो टोटल 800 हो गया। मान लो AB BC CD जो भी है, और BC वाला मान लो कितना था, माइनस का 300 था, तो पॉजिटिव वाला 800 था और नेगेटिव वाला 300 था, तो वर्क था वहां पर 500 का, ठीक है। उसमें दो पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था। अब क्वेश्चन तो नहीं लिखा हुआ है लेकिन आप वहां आप देख लेंगे। नेक्स्ट पे ध्यान देंगे जरा। एक एग्जांपल देखेंगे, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन
the efficiency of Carnot engine, the efficiency of Carnot engine increased by 10%, increase by 10% if temperature of source increase by, if temperature of source increase by 100 Kelvin. If the temperature of sink is 300 Kelvin, if the temperature of sink is 300 Kelvin, then find original temperature of source या प्रीवियस टेम्परेचर ऑफ सोर्स ये बताना है। ये सॉल्यूशन पर ध्यान देंगे, जरा ध्यान दो क्या कह रहा है, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इंक्रीज बाय 10%। कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 10% से इंक्रीज हो जाती है यदि सोर्स का टेम्परेचर 100 केल्विन से बढ़ाया जाता है। तो मैं पहले एफिशिएंसी को लिख रहा हूं, 1 माइनस T2/T1, ठीक है, प्रीवियस एफिशिएंसी। नीटा इंक्रीज बाय 10%, तो 11 नीटा/10 कर दूं, 1.1 नीटा कर दूं। नीटा इंक्रीज बाय 10%, तो नीटा/10, और ये हो गया कब, जब T1 इंक्रीज बाय 100 केल्विन। तो ये हो गया, नीटा की वैल्यू रख दो, हाँ, ये हो जाएगा 11/10। नीटा क्या है, 1 माइनस T2/T1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 प्लस 100 केल्विन। ये क्या हो जाएगा, 11/10 1 माइनस 300/T1, 1 माइनस 300 अपॉन T1 प्लस 100 केल्विन। क्या हो जाएगा बोलो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 माइनस 3300/T1 इज इक्वल टू 10 माइनस 3000 अपॉन T1 प्लस 100 केल्विन। इसको इधर भेज दो, 1 इज इक्वल टू 3300 माइनस 3000 अपॉन T1 प्लस 100 केल्विन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बोलो, ये 1 इज इक्वल टू दिस, तो ये कितना हो जाएगा, ये ऐसे लग रहा है एक बार देखने में कि क्वाड्रेटिक की तरफ चला जाएगा, ये एक बार ऐसा लग रहा है, ठीक है। 1 क्या हो जाएगा, 3300 T1 प्लस 100 केल्विन, एक, ठीक है, 3300 T1 प्लस 100 केल्विन माइनस 3000 T1 अपॉन T1 इंटू T1 प्लस 100 केल्विन। अब एक बात मैं यहां पे बता रहा हूं आपको, यदि यहां पे 4 ऑप्शन गिवन होता तो मैं वैल्यू रख के ही देख लेता। मेरी बात समझ रहे हैं आप, यदि 4 ऑप्शन वहां पे होता तो मैं वैल्यू रख के ही देख लेता, वो हमारे लिए काफी इजी पड़ जाता, ठीक है। लेकिन हम लोग देख लेते हैं, तो ये सॉल्व होगा अब यहां आकर के, और T में क्वाड्रेटिक हो जाएगा। मैं x रख देता हूं T1 को, x प्लस 100 इज इक्वल टू 3300x प्लस 3300 माइनस 3000x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x इज इक्वल टू 300x प्लस 330000, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 330000 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने पर अब ये कुछ ना कुछ आएगा। 500 के आसपास आने की गुंजाइश है, 6, ठीक है। प्रोसेस आप समझ गए हैं आप, इसमें ये 500 के आसपास जाने की गुंजाइश है।
x में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। प्रोसेस आप समझ चुके हैं, ठीक है। दो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी आप ये आएगा ऑप्शन ये 500 पे जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू क्योंकि अब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करने से फायदा नहीं है, बस दो इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है जो आपको सॉल्व कर लेना है। एक बार फिर लिख रहा हूं मैं, नीटा बराबर 1 माइनस T2/T1, नीटा बराबर 100 माइनस, मैं x मान लेता हूं, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और यहां पे हो जाएगा 10% से इंक्रीज हो जाता है, एफिशिएंसी इंक्रीज बाय 10%। पहले यदि 1 है तो अब हो जाता है 1.1, एफिशिएंसी इंक्रीज बाय 10%। तो यहां कर देता हूं मैं 11 नीटा बाय 10 और 1 माइनस 300 अपॉन x प्लस 100, ठीक है। 300 केल्विन ये गिवन है, यस। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा 2। क्लियर है बात? 500 आएगा, ये तुम देख सकते हो क्योंकि पीछे मैंने ऐसा एग्जांपल लिया। ये लगभग कहां पे आ जाएगा, 240% के आसपास हो जाएगा। ये हो जाएगा 200 बाई 500 0.4, और ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बोलो, 1 माइनस नीटा अपॉन 500 प्लस 100, 1 माइनस 300 बाई 600, फिर ये 0.1 लिखना चाहिए था यहां पे। तो ये हो जाएगा यहां पे 0.5%। ये 10% नहीं है, ये पहले है 40% और ये हो गया 50%। इसका 10% नहीं है ये बात समझना। एफिशिएंसी पहले 40 थी और अब एफिशिएंसी 50% है। इसका मतलब क्या नहीं है, ये नीटा प्लस 10% है, नीटा का 10% नहीं है। एक बार देखो, ये जो क्वेश्चन बनाया था इसको लेकर के बनाया हुआ था ये क्वेश्चन मैंने। तो इसका मतलब क्या दिख रहा है कि नीटा पहले था 40% और नीटा अब है 50%, इंक्रीज बाय 10%। तो मैं ये लिखूं तो नीटा प्लस 10% लिखना ज्यादा अच्छा है। मेरी बात समझना, नीटा प्लस 1/10 लिखना ज्यादा अच्छा है। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा और नीटा की वैल्यू यहां पे रख दो। नीटा की वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो 500 आ जाएगा। क्लियर है बात? तो पीछे जो मैंने 11 नीटा बाय 10 ये लिख दिया था, ये एक रॉन्ग प्रोसेस हो जाता क्योंकि क्वेश्चन उसको लेके नहीं बनाया है मैंने। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इंक्रीज बाय 10%। पहले जो एफिशिएंसी थी उसका 10% नहीं भाई, उसका 10% तो 40 का 10% 44 हुआ। पहले जो एफिशिएंसी थी उसमें 10% बढ़ जाता है। तो नीटा प्लस 1/10 इज इक्वल टू दिस। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 500 केल्विन आ जाएगी। ठीक है, इसको अब आप सॉल्व कर सकते हो, मैं इसको नहीं करूंगा, आप सॉल्व आगे। 1 प्लस दिस और प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1 माइनस 300 और x प्लस 100। ठीक है, 1/300 माइनस x, और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/10 माइनस 300/x, या इसको माइनस भी कॉमन ले लो, माइनस 300/x प्लस 1/10 इज इक्वल टू माइनस 300x प्लस 100। माइनस कॉमन ले लो, 300/x 1/10, 300 अपॉन x प्लस 100। अब इसको आप सॉल्व करो, x में क्वाड्रेटिक आएगा और x की वैल्यू हो जाएगी 500। तो सॉल्व कर देता हूं मैं, 300/x माइनस 300/x प्लस 100 इज इक्वल टू 1/10, और ये क्या हो जाएगा बोलो यहां, ये यहां हो जाएगा 300x प्लस 100 माइनस 300x इज इक्वल टू x इंटू x प्लस 100/10। ठीक है, ये हो जाएगा 300x प्लस 30000 माइनस 300x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 100x/10। ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 30000 और x स्क्वायर प्लस 100x, x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 30000 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 600 या माइनस
500x प्लस 600x माइनस 30000 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 500 और x प्लस 600 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 500 केल्विन या x इज इक्वल टू माइनस 600 केल्विन। ये इंक्रीज बाय 10%। यहां थोड़ा और क्लियरिटी रखना चाहिए कि कैसे इंक्रीज, प्रीवियस का 10% या इंक्रीज बाय 10%, दोनों में फर्क है। तो यहां क्वेश्चन था इंक्रीज बाय 10%, तो नीटा का 10%, नीटा का 10% नहीं, नीटा मान लो 40 था, अब 10%, तो नीटा प्लस 1/10। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, लेकिन यहां थोड़ा सा डिफाइन होना जरूरी है। इंक्रीज बाय 10%, ये क्वेश्चन मैंने जरूर 500 पर रख के बनाया था, तो ये लेके बनाया इंक्रीज बाय 10%, मतलब प्रीवियसली 40 नाउ 50। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे अपन। A Carnot engine has efficiency, a Carnot engine, a Carnot engine has efficiency of 10% as heat engine, of 10% as heat engine. A Carnot engine has efficiency 10% as heat engine. It is now reversed and used as refrigerator. It is now reversed. It is now reversed and used at refrigerator. And used at refrigerator. If work done on this system is 100 joule, if work done on this system is 100 joule, find the amount of energy absorbed, find the amount of energy, find the amount of energy absorbed, find the amount of energy absorbed from inside the refrigerator, from inside the refrigerator, inside the refrigerator। सॉल्यूशन पर ध्यान देंगे जरा, क्या कह रहा है। कार्नोट इंजन एज एफिशिएंसी 10% एज हीट इंजन। एक कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 10% है, किसके रूप में, हीट इंजन के रूप में। मतलब क्या दे दिया अगले ने, नीटा है 10%, 1 माइनस T2/T1, 1 माइनस T2/T1, T2/T1 हुआ 0.9, T2/T1 हो गया 0.9। इट इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेटर। इफ वर्क डन ऑन दिस सिस्टम, देखो क्या है, क्या होता है आपको पता है ना, रेफ्रिजरेटर में इधर से वर्क करते हैं, इधर से हीट लेते हैं और इधर से Q प्लस W देते हैं। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, सिंक से हीट लेते हैं, उस पर वर्क करते हैं और इसको देते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बोलो ये, अच्छा T2/T1 किसके बराबर होता है, Q2/Q1। Q2 क्या है, Q, और Q1 क्या है, Q प्लस W। 0.9 बराबर Q कितना हीट एब्जॉर्ब करता है ये निकालना है। वर्क क्या है 100 जूल, तो 0.9 Q प्लस 90 इज इक्वल टू Q। 0.9 Q प्लस 90, तो 90 इज इक्वल टू 0.1 Q और Q इज इक्वल टू 900 जूल। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट लिया है, 900 जूल हीट जो है वो रेफ्रिजरेटर से लिया हुआ है। समझ रहे हो बात, 900 जूल क्या है फिर समझना। एक कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी है 10%,
एक कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 10% है हीट इंजन के फॉर्म में, मतलब 10% है, 1 माइनस T2/T1, तो T2/T1 निकाल लिया। नाउ इट इज रिवर्स एंड यूज एज रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर के रूप में काम लिया। तो क्या होगा रेफ्रिजरेटर में, सिंक से हीट लेगा, उस पर वर्क करेगा और ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो T2/T1 क्या होगा, Q2/Q1, Q2 है क्या Q और Q1 क्या है Q प्लस W, तो Q अपॉन Q प्लस W, तो 0.9 इज इक्वल टू दिस। तो कितनी हीट पर साइकिल निकाली जा रही है, व्हाट इज द हीट पर साइकिल एब्जॉर्ब फ्रॉम द सिंक, 900 जूल। और व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, Q/W, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, Q/W, 900/100, 9। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर यदि पूछता तो वो हो जाता 9, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल देखें जरा, एक और एग्जांपल, ए रेफ्रिजरेटर वर्क बिटवीन 4 डिग्री C, ए रेफ्रिजरेटर वर्क बिटवीन 4 डिग्री C and 30 डिग्री C. A refrigerator work between this, it is required to remove 600 calorie, it is required to remove 600 calorie, remove 600 calorie of heat per second, it is required to remove per second in order to keep the temperature of refrigerator, in order to keep the temperature of refrigerator, the temperature of refrigerator is refrigerated space constant, the power required is, ऑप्शन है, इसको हम सॉल्व करते हैं पहले। द पावर रिक्वायर्ड एज, सॉल्यूशन पर ध्यान देंगे जरा, इसके सॉल्यूशन पर ध्यान दें। ए रेफ्रिजरेटर वर्क बिटवीन 4 डिग्री C एंड 30 डिग्री C। रेफ्रिजरेटर जो है, यहां से मैंने कहा Q लेता है और उस पर W वर्क करता है, Q प्लस W ट्रांसफर करता है 4 डिग्री C 30 डिग्री से। 30 डिग्री C का मतलब क्या हो गया बोलो, 30 डिग्री C का मतलब हो गया 303 केल्विन, 4 डिग्री C का मतलब हो गया 277 केल्विन। 30 डिग्री C, ठीक है, और 4 डिग्री C, तो क्या हो जाता है बोलो, इसको 600 कैलोरी हीट पर सेकेंड रिमूव करनी है, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव पर सेकेंड इन ऑर्डर टू कीप, पावर क्या होगी, वर्क क्या होगा वो देखना है। तो हम जरा देखते हैं, T2/T1 इज इक्वल टू Q अपॉन Q प्लस W। T2/T1 इज इक्वल टू Q हीट लिया और Q प्लस W ट्रांसफर किया। T2 क्या है 277, T1 क्या है 303। कितनी हीट निकालनी है, रिमूव करना है 600 कैलोरी, 600 कैलोरी प्लस 600 कैलोरी प्लस वर्क डन, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी ये बताओ, 277 इंटू 600 प्लस वर्क इज इक्वल टू 600 इंटू 303, ये हो जाएगा 277 इंटू 600, 277W, 600 इंटू 303, 277W, 600, 303, 277 इंटू 600 उधर भेज दिया, वर्क हो गया 600, 303
माइनस दिस बाय 277, वर्क हो गया दिस, और ये वाला हो गया यहां से जो टेम्परेचर डिफरेंस था, एक तरीके से वही हो गया टेम्परेचर डिफरेंस 26, तो ये भी माइनस करेंगे तो 26 बाय 277 कैलोरी। तो वर्क डन जूल में क्या हो जाएगा, 26 बाय 277 इंटू 4.2 जूल, इतना जूल पर सेकेंड, इतना जूल पर सेकेंड करना होगा। तो व्हाट इज द पावर, पावर हो गया इतना जूल पर सेकेंड। इसको लगभग 10 बार में मैं डिवाइड कर देता हूं, 10 से थोड़ा ज्यादा, तो 10 से थोड़ा ज्यादा हो गया, मान लिया 10 ही मैंने, तो 10 से ये गया, ये हो जाएगा 240, 240 से थोड़ा कम, तो 235 वाट के आसपास का जो आंसर होगा, 235 236 वाट के आसपास का आंसर होगा। तो आंसर यही है, 236 वाट पावर की रिक्वायरमेंट है, 236 वाट पावर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने आपको बता दिया है। अब मैं एक लास्ट लेक्चर दूंगा लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, जिसमें मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। अलग अलग प्रोसेस बता दिया है, अब आप नोट्स इसका बना लेंगे, लेक्चर्स देख लें भैया। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप कितना तैयार कर रहे हैं ये आप जाने, लेकिन आप यदि तैयार करते हैं 4 से 5 क्वेश्चन लेके जाएगा। ठीक है, अब लास्ट लेक्चर में या तो एक सौरभ सर वाला जो मैंने भेजा है आप लोगों को वो डिस्कस कर दूंगा, यदि आप मुझे बना के उसके डाउट भेजेंगे, नहीं भी तो मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, तो मैं कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ये 3 चैप्टर कंप्लीटेड है, कुछ अच्छे क्वेश्चन एक बार मैं आप लोगों के लिए डिस्कस कर दूंगा। क्लियर है, अपने नेक्स्ट लेक्चर में इनके कंबाइंड फॉर्म में मैं 8-10 बढ़िया क्वेश्चन जिससे ओके, तो नेक्स्ट में मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन इन चैप्टरों के मैं तुम्हें कराऊंगा जो इनके एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको कर लेने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। बायोम मेडिकल 2018 में रांची से बेस्ट एंड हाईएस्ट रिजल्ट देने वाला सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम, अ लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। और अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली नियर विमेंस कॉलेज एंड शिवपुरी टिलबर्न कॉलोनी, ऑपोजिट स्प्रिंग सिटी मॉल, हीनू, रांची।